उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। व्यापार के महत्व एवं व्यापारियों द्वारा बेचने व खरीदने के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न सामग्रियों के महत्व पर चर्चा करने में, उन शासकों एवं राजाओं के बारे में चर्चा करने में जिन्होंने व्यापार व वाणिज्य के महत्व को समझा, रेशम मार्ग एवं प्राचीन काल से इसके महत्व की व्याख्या करने में, कुषाण के शासन काल के दौरान बौद्ध धर्म के विस्तार को रेखांकित करने में, यह व्याख्या करने में कि तीर्थ यात्री भारत क्यों आए एवं उन्होंने अपने प्रवास के दौरान यहां क्या किया, भारतीय उपमहाद्वीप से संबंधित धर्म के लिए हिंदू शब्द कैसे प्रचलित हुआ, इस पर चर्चा करने में। व्यापारी एवं साम्राज्य। विश्व के विभिन्न हिस्सों के साथ व्यापार। उस समय से जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, व्यापारी को काली मिर्च एवं विभिन्न मसालों, सोने, उत्तरी काले चमकीले पात्रों तथा मिट्टी के अन्य पात्रों, चंदन, मोती, मूंगा, फसलों एवं अन्य उत्पादों का व्यापार करते थे। ऐसे व्यापारी भी थे जो विश्व के अन्य देशों में घोड़ों एवं गुलामों को भी बेचा करते थे। व्यापार के लिए प्रयोग किए जाने वाले समुद्री तट एवं दक्षिणी साम्राज्य। व्यापारियों ने कई समुद्री मार्ग खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे किनारे चलते थे एवं कुछ अरब सागर व बंगाल की खाड़ी पार करते थे। व्यापारी मानसूनी हवा का लाभ उठाकर अपनी यात्रा शीघ्र पूरी कर लेते थे। नाविक मानसूनी हवाओं का लाभ उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचने के लिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। लगभग 2300 साल पहले दक्षिणी भारत में 3 शक्तिशाली मुवेनदार या प्रमुख हुआ करते थे: चोल, चेर तथा पांड्य। प्रत्येक साम्राज्य में सत्ता के दो दो केंद्र होते थे, एक तटीय हिस्से में तथा दूसरा राज्य के अंदरूनी हिस्से में। कावेरी पट्टिनम का बंदरगाह चोल साम्राज्य का केंद्र था। पांड्य साम्राज्य में मदुरै को सत्ता का केंद्र था। ये मुखिया प्रजा से नियमित कर लेने के बजाय उपहार एवं भेंट की मांग किया करते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं, जो उन्हें तथा उनके सहयोगियों को कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर वस्त्र दिया करते थे। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, सात वाहनों का साम्राज्य। इसके लगभग 200 वर्षों के पश्चात पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया था। सातवाहनों के सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी को दक्षिणापथ स्वामिन की उपाधि मिली, जैसा कि मां गौतमी द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। रेशम मार्ग एवं इसका विस्तार। रेशम मार्ग एवं प्राचीन चीन। लगभग 7000 साल पहले चीन में रेशम बनाने की जटिल प्रक्रिया का आविष्कार हुआ था। इस तकनीक को चीन ने वर्षों तक बाकी दुनिया से गुप्त रखा। कभी कभी चीन के शासक ईरान व पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। वहां से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। बाद में लोग पैदल, घोड़ों या ऊंटों पर रेशम को बाहरी दुनिया में ले जाने लगे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे, वह मार्ग सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। रेशम मार्ग एवं इस पर नियंत्रण। लगभग 2000 वर्ष पहले रोम के शासकों एवं धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना वैभव का प्रतीक बन गया। इसकी कीमत बहुत अधिक होती थी, क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी व रेगिस्तानी रास्तों पर यात्रा करना होता था। इसके अतिरिक्त रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी वसूलते थे। इस लंबे मार्ग पर अनेक राजा या स्थानीय शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते समय लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा देते थे।
बदले में वे व्यापारियों से कर, शुल्क तथा उपहार लेते थे। भारत में कुषाण क्षेत्र में रेशम मार्गों के नियंत्रक। लगभग 2000 वर्ष पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर कुषाणों का शासन था। उन्होंने रेशम मार्ग को नियंत्रित किया तथा अरब सागर के पत्तनों तक इसका विस्तार किया। इसके बाद यहां से व्यापारियों ने जल मार्गों के माध्यम से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचाया। कुषाण शासकों द्वारा पहले पहल जारी सोने के सिक्कों का रेशम मार्ग पर यात्रा करने वाले व्यापारी उपयोग किया करते थे। बौद्ध धर्म का प्रसार एवं चीन से तीर्थ यात्रा। कुषाण शासक लगभग 1900 वर्ष पहले कनिष्क कुषाण राजवंश के शासक थे। पुरुषपुर वर्तमान में यह पेशावर है, उनकी राजधानी थी। उन्होंने एक परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान धर्म पर चर्चा करते थे। इसी दौरान कवि अश्वघोष ने संस्कृत में भगवान बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित की रचना की। बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते थे। शासकों तथा व्यापारियों ने उन प्रबुद्ध शिक्षकों के निवास के लिए पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के साथ अनेक गुफाएं खुदवाईं। बौद्ध धर्म का प्रसार। बाद में चीन, जापान एवं कोरिया में बौद्ध धर्म की महायान धारा का विकास हुआ। यद्यपि उन महान धर्म गुरुओं के कारण बौद्ध धर्म का श्रीलंका से इंडोनेशिया तक विस्तार हुआ। बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप थेरवाद इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। चीन से तीर्थ यात्रा। बौद्ध धर्म के बारे में जानने एवं भगवान की पूजा करने के लिए चीन से दो विद्वान आए, फाशियन एवं श्वेनत्सांग। फाशियन लगभग 1600 वर्ष पूर्व आए थे, जबकि श्वेनत्सांग 1400 वर्ष पूर्व। फाशियन समुद्र मार्ग से बंगाल से चीन वापस चले गए, परंतु श्वेनत्सांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम एवं मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटे। वापस लौटने के दौरान अनेक दुर्लभ बौद्ध धार्मिक पांडुलिपि एवं बुद्ध की मूर्तियां अपने साथ ले गए। भक्ति की अवधारणा। भक्ति का अर्थ। भक्ति संस्कृत शब्द भज से बना है, जिसका अर्थ है विभाजित करना या साझा करना। इसका यह अर्थ है कि भक्ति परस्पर एक अंतरंग संबंध है भगवान और भक्त के बीच। भक्ति झुकाव है भगवान या भगवान के प्रति। भगवत का एक अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भगवत अपने देवी देवता के भग का हिस्सेदार होता है। हिंदू धर्म में भक्ति की अवधारणा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन एवं व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त तथा मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न हिस्सों में फैल गया। भक्ति की अवधारणा के समाज पर प्रभाव। यह अद्वितीय था कि उच्च जाति के हों या निम्न जाति के, पुरुष हों या महिला, अमीर हो या गरीब, सभी भक्ति के मार्ग का पालन कर सकते थे। इस प्रकार यह समाज के हर वर्ग के बीच प्रचलित हो गया। अनेक लोगों का मानना था कि भगवान तभी संतुष्ट होंगे जब भक्त हृदय उनकी आराधना करे। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। लगभग 2500 वर्ष पहले भारतीय व्यापारियों ने
यूरोप व पश्चिम एशिया के साथ अपने व्यापारिक संबंध स्थापित किए। दक्षिणी भारत में समुद्र तट के किनारे किनारे विभिन्न शासक सक्रिय थे एवं नए साम्राज्यों की स्थापना हुई थी। रेशम मार्ग 4000 वर्ष पहले से सक्रिय था। अनेक शासकों एवं राजाओं ने व्यापारियों से कर एकत्र करने के लिए रेशम मार्ग को नियंत्रित करने का प्रयास किया। बौद्ध धर्म के महायान स्वरूप का आरंभ कुषाण काल के दौरान हुआ था तथा यह सुदूर पूर्व व चीन, जापान एवं कोरिया में प्रसिद्ध हो गया था। फाशियन, श्वेनसांग एवं आइकयांग भारतीय इतिहास के प्राचीन मध्ययुगीन काल के दौरान विभिन्न समय में बौद्ध तीर्थ यात्रियों के रूप में चीन से आए थे। भक्त